सो वेरी warm वेलकम। और आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेन्ड 24 जनवरी 2025। सो क्विकली शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा आर्टिकल है आयरन एज इन इंडिया। ठीक है। सो तमिलनाडु ने एक जो है इसमें रिसर्च की है और रिसर्च ने पाया कि आयरन एज तमिलनाडु में जो है बहुत पहले से चलती आई है। और बहुत पहले का मतलब का जो है यहाँ पर एक मिनट रुकिए। सो 3345 BC में ऐसा एक रिसर्च से अब पता चला है कि वहाँ पर आयरन एज ऑलरेडी आ चुकी थी। खासकर लोकेशन जो है शिव गलाई एंड मइलादुम्पराई, सॉरी और प्रोनाउंसिएशन है ना। सो मइलादुम्पराई जो है यहाँ पर एक अनर्थ हुआ था एविडेंस। ठीक है। जिसमें आयरन स्मेल्टिंग जो है 3345 BC तक पाई गई है। ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो सिर्फ 1000 से 1800 BC तक का ही जो है हमें समय मिला था। खासकर वो उत्तर प्रदेश में था, जिसमें कि लेटर वैदिक, ठीक है, और जनपदा टू महाजनपदा एरा हमें एविडेंस मिले हैं। सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस समय हुई थी। आयरन टूल्स की रेवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर। अर्बनाइजेशन में यहाँ पर अगेन एक फोर्टिफाइड सिटीज बन पाई उस समय। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बन पाए आयरन की वजह से। महाजनपदास और मौर्यन एम्पायर में भी बहुत जो है इफेक्ट इसका हुआ था। कल्चरल डेवलपमेंट ये थी कि ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका इंडिकेट अर्ली आयरन स्मेल्टिंग। ठीक है। सो एक कल्चर बन गया था वहाँ पर। कहाँ पर? ब्रह्मगिरी कर्नाटका। एडवांस मेटलर्जी टेक्निक जो है हमारे पास इस पीरियड से पाई गई है। ठीक है। फिर रिसेंट रिमार्क्स की अगर बात की जाए तमिलनाडु में, सो आयरन एज सिविलाइजेशन। ठीक है। वहां पर एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, आई वाज अबाउट टू स्नीज बट आई नहीं। खैर, कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हाँ, डिस्कवरी अनाउंसमेंट। सो डिस्कवरी अनाउंसमेंट तमिलनाडु में एम के स्टालिन ने की है। ठीक है। साइंटिफिक वैलिडेशन इसको मिल चुका है। के राजन और आर शिवअंतनम जो है इसमें इनकी ये रिसर्च रही है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक है। जो कि शिव गलाई के हैं। ठीक है। शिव गलाई थ्राइविंग इन आयरन एज सिविलाइजेशन इन द रीजन, जो कि बहुत कुछ आईवीसी के साथ के ही है। एक वहाँ पर पॉलिटिकल और गवर्नर की टेंशन चल रही है ऑलरेडी, है ना। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसको भी हम दोबारा से कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो तमिजागम या फिर तमिलनाडु जो है वहाँ पर एक द्रविडियन पॉलिटिक्स, रिग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो है उन्होंने वर्ड जो है बताया है। ठीक है। और जिससे स्टेट में सेंट्रल और सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आज स्नीज बहुत ज़्यादा आ रही है। सो स्टेट रिस्पॉन्स इसमें यही है कि उन्होंने बोला कि ये जो इनका इंटरवेंशन है, प्रेसिडेंट को हम जो है जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने गुहार लगाए कि हमारे जो पेंडिंग बिल्स हैं उस पर जो है कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं जो हमारे गवर्नर है। ठीक है। फेडरल इम्प्लीकेशन यही होगी कि ये जो सेंसिटिविटी होती है बैलेंस ऑफ पावर की विद इन द स्टेट राइट्स इन द फेडरल अथॉरिटी, ये कहीं ना कहीं इस पर एक सवाल बन के आ रहा है। ठीक है। सेकेंड हमारा आर्टिकल है राजस्थान गवर्नमेंट को एक पेटिशन जो है आई थी हाई कोर्ट के पास। सो नोटिस भेज दिया है हाई कोर्ट ने। ठीक है। क्या नोटिस भेजा है उसको हम अभी देखते हैं। सो राजस्थान हाई कोर्ट ने एक राजस्थान गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है। और पेटिशन जो है किसी एक गंगा कुमारी जी हैं जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इन्होंने ये डाला है कि अगर हमें ओबीसी का आप सर्टिफिकेशन दे देंगे तो फिर हमारा जो ओबीसी राइट्स हैं और एज वेल एज हमारे जो ट्रांसजेंडर राइट्स हैं दोनों ही इसमें पावर, उनकी जो पावर है कोई भी नहीं रह पाएगी। ठीक है। सो 4 वीक्स इनको दिए हैं कोर्ट ने और बोला कि 4 हफ्ते में जो आप इसका जो है सही से जवाब दीजिए। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ये जो मैंने आपको बताया कि ओबीसी अगर उनको दे दिया गया तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और काउंटर प्रोडक्टिव हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है। ओबीसी रिलेटेड और ट्रांसजेंडर रिलेटेड स्पेसिफिक बेनिफिट जो है हमें नहीं मिल पाएंगे। नालसा का जजमेंट इसमें यह आया था 2014 में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रांसजेंडर जो है इनको सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है करार किया जाए और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है दिया जाए। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से कि अगर जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है, सो ये जो हमारे पास रिजर्वेशन है वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो या फिर माइनॉरिटी हो, वो सभी प्रकार के ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर्स को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया, मतलब कि जनरल ओबीसी एससी एसटी या माइनॉरिटी, और उन्हें बोल दिया कि ठीक है बस आप सिर्फ ओबीसी ही अब होंगे, सो उन्हें क्या होगा?
ना तो उन्हें ट्रांसजेंडर या फिर एज अ स्पेशल उनको कोई बेनिफिट मिल पाएंगे, और ओबीसी में ऑलरेडी इतनी भीड़ है तो वहां पर उनको रख दिया जाएगा। सो उन्होंने बोला कि ये हमें नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। ये सब बातें जो है चलती आ रही है। सेकंड आर्टिकल एक हमारा है बुढ़िया के बाल। आपने देखे ही होंगे बचपन में, है ना, सभी ने खाए हैं, है ना, बचपन में सबको अच्छे लगते थे। मगर अब यहाँ पर एक सवाल बन के आया है, बिकॉज यहाँ पर इसमें एक केमिकल होता है रोडामाइन बी, जिसके पिंक कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, ब्राइट पिंक ह्यू क्रिएट करता है। तो रोडामाइन बी में डीएनए को डैमेज करने का पावर है, ठीक है, म्यूटेशंस लाने का पावर है, कैंसर ग्रोथ जो है ये कर सकता है। इसीलिए कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज वाला हुआ, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। हेल्थ रेगुलेशन जैसे कि एफडीए और यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी रोडामाइन बी को अनसेफ करार किया गया है। इंडिया में भी अगर बात करें तो इसे बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसका जो है कंजम्पशन चलता रहता है। इलीगल यूज की बात की जाए तो हर जगह ही ये बैन के बाद भी, कॉटन कैंडी इन तमिलनाडु में एक केस बन के आया था कि जहाँ पर बैन के बावजूद इसका यूज पाया गया। ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जैसे कि इट कैन कॉज सेल इंजरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इंक्रीज एपोप्टोसिस, ठीक है, लीडिंग टू फर्दर हेल्थ इम्प्लीकेशंस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डब्ल्यूएचओ इज राइट। सो डब्ल्यूएचओ इज राइट अबाउट व्हाट? सो डब्ल्यूएचओ ने बोला कि ये जो आप यूएस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आ गए हैं, आपने बहुत गलत किया है, ठीक है। इससे डब्ल्यूएचओ ने बोला कि ये ग्लोबल हेल्थ और सिक्योरिटी पर जो है ये कंसर्न बन जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हमें एक होप है, अगर आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जाए तो उन्होंने बोला कि इस पर एक जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं टू कॉम्बैट ग्लोबल हेल्थ चैलेंज, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बैक ट्रैक पर आ जाएंगे। क्लाइमेट एक्शन की बात की जाए तो पेरिस एग्रीमेंट वाज ऑलरेडी क्रिटिकल फॉर एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, है ना। सो ग्लोबल पार्टिसिपेशन यहाँ पर जो है अब कहीं ना कहीं वीक होता जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज अगर यूएस जैसी मेजर इकोनॉमी हट जाएगी तो फिर बाकी सब क्या करेंगे। यूनाइटेड रिएक्शन जो है ये बन के आ रहा है कि अगर ग्लोबल बॉडीज हो, चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, वो सब बोल रहे हैं कि यूएस का जो विड्रॉल है इस पर इनको थोड़ी बात करनी चाहिए, और इसको जो है इन्हें यूएस को वापस बुलाना चाहिए, ठीक है। एक फ्रांस में वेस्ट अफ्रीकन जो पार्ट है वो, वहाँ पर एक बड़ा इशू बन के आ रहा है कि फ्रांस की इन्फ्लुएंस वहाँ पर अब खत्म होने लगी है, ठीक है। सो मिलिट्री विड्रॉल जो है वहाँ से हो रहे हैं, खासकर चैड, आइवरी कोस्ट एंड सेनेगल, ठीक है, इन देशों से जो है बाहर निकाला जा रहा है। रशिया की अब इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ती हुई आ रही है, इसलिए फ्रांस को वहाँ से जो है निकाला भी जा रहा है, ठीक है, बिकॉज रशिया जो है मिलिट्री असिस्टेंस ज़्यादा अच्छी दे पा रही है। डिक्लाइनिंग अलायंस वहाँ पर मिला है, जैसे खासकर माली, बुर्किना फासो, नाइजर की अगर बात करें तो फ्रेंच पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेज जो है अब कमज़ोर पड़ चुकी है। एनालिस्ट पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि जैसे कि सद्दीक अबा और फिदेल अमाय के ओवैसो जो है, इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और सोवरेनिटी असर्शंस को जो है अपना कोर रीजन बताया है डिक्लाइन के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच फ्रीक है ये अब फेड हो जा रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, सो फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका कब बनाया गया था? 1895 में, जहाँ पर मोरिटानिया, सेनेगल, फ्रेंच सूडान, फ्रेंच गिना, आइवरी कोस्ट, अपर वोल्टा या फिर बुर्किना फासो, दहोमे या फिर नॉन बेनिन, नाउ बेनिन जिसको नाम दिया गया, और नाइजर, ठीक है, ये सब देश थे। अब यहाँ पर कैपिटल उस समय बनाया गया था क्या, दकार, जो कि 1902 में बनाया गया था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर बैठा दी गई, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, सिस्टम एम टू इंटीग्रेट लोकल पॉपुलेशन इनटू फ्रेंच कल्चर। वहाँ का कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है दोनों ही इन्होंने चेंज कर दिया था उस समय कॉलोनाइजेशन के अंदर। सो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन उससे किया इन्होंने, जैसे खासकर रॉ मटेरियल जैसे पीनट हो गए, कोको हो गया या फिर कॉटन हो गया, ये इन्होंने वहाँ से बढ़िया तरीके से जो है एक्सपोर्ट करा, अपने देश में इंपोर्ट किया, ठीक है। कल्चरल इम्पैक्ट इससे ये हुआ कि आज के समय पर ऑफिशियल लैंग्वेज और जो एजुकेशन सिस्टम है दोनों ही फ्रेंच के हैं, लीगल सिस्टम भी फ्रेंच का है, पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है फ्रेंच ने ही इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑलरेडी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो है शुरू हो गए थे, और वो सभी जो है इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 1958 और 60 के बाद में। मगर उसके बावजूद भी फ्रांस ने अपना ऑन द मैटर की हम आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अपनी इन्फ्लुएंस वहाँ पर बनाई हुई थी, ठीक है। तो 75 डे का एक ऑर्डर जो है ट्रम्प ने दिया है टिकटॉक को। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास 75 दिन है, चाहे तो अगर आपको कोई यूएस का बंदा खरीद ले तो ठीक है, अन्यथा आप हमारे देश में बैन हो जाएंगे, ठीक है। टेम्प्रेरी रिलीफ मिला है 75 दिन का, ठीक है। अगर कोई यूएस बाहर मिलता है तो ठीक है, वरना आप बैन हो जाएंगे, ठीक है। नेगोशिएशन विंडो जो है अभी यहाँ पर खुली हुई है, ठीक है। उन्होंने बोला कि या तो बाइडेंस और चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ हम बैठ के बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर, है ना। एक अनसर्टेन फिर भी फ्यूचर टिकटॉक के ऊपर अभी बना हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने बोला कि जो है हमें एम्स टू प्रोटेक्ट, हमारी जो एम है वो ये है कि हम अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखें, ठीक है। और हम ये भी नहीं चाहते कि एब्रप्ट शटडाउन हो जाए, इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा वक्त दे दिया है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मिलियंस ऑफ अमेरिकन आर यूजिंग द टिकटॉक ऐप, ठीक है।
एक मेटा को एनसीलैट से एक रिलीफ मिला है। मेटा को एनसीलैट क्या है, हमारी एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है। सो मेटा के ऊपर अभी सीसीआई ने जो है फाइन लगा दिया था, 213 करोड़ का पेनल्टी पेमेंट उन पर लगा था। और सीसीआई ने बोला कि तुम कम से कम अभी 50% तो डिपॉजिट कर दो, बट एनसीलैट ने इसको जो है 5 साल का स्टे लगा दिया है, ठीक है। मतलब जो सॉरी, एनसीलैट ने अभी 5 साल का जो बैन अभी लगने वाला था सीसीआई की तरफ से, वहां पर एनसीलैट ने इसको स्टे दे दिया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप का डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस जो है मेटा के साथ अपने एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए, वहाँ पर इन्होंने ये बैन लगाया था। सो इम्पैक्ट इससे बिजनेस मॉडल पर होने वाला था। तो सीसीआई जो एनसीलैट है, उन्होंने बोला कि इससे व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल इंडिया में अफेक्ट होगा, जिससे कि डेफिनेटली वो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर अब और ज़्यादा फिर नहीं चल पाएगी, और अगर एप्लीकेशन ही नहीं चलेगी तो हमारे पास सर्विसेज नहीं होगी, ठीक है। सो एनसीलैट ने इसीलिए यहाँ पर इनको अलाउ किया। नेक्स्ट हियरिंग हमारे पास 17 मार्च को होने वाली है, और ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड भी जो है हमारे पास यहाँ पे बात की जाएंगी, ठीक है। सो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, हमारे पास एक नया प्राविधान आया है, ठीक है। और इसमें कई सारे रूल्स ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखने वाले हैं। सो ऐसे में जब हमारे पास मेटा एक ऐसा या फिर व्हाट्सएप हमारे पास ऐसा एक ऐप है जो हमारी इंडिया की जो पर्सनल डेटा है उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, सो उसको रिलेटेड एक हमारे यहाँ पर कंसर्न बन के आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आज का, डिजिटल इकोनॉमी टू कॉन्स्टिट्यूट फिफ्थ ऑफ इंडिया जीडीपी बाय 2030, ठीक है। सो ICRIER एक रिपोर्ट जो है इन्होंने पेश की है, ठीक है। और इसने बोला है कि 2030 तक इंडिया की अराउंड 20% जो कंट्री की जीडीपी है वो ओनली बाय द डिजिटल इकोनॉमी होगी, ठीक है। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी हमारे पास डेवलप हो ही रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस है, मेजर ड्राइविंग फोर्स है हमारा। इंटरनेट पेनिट्रेशन समय साथ बढ़ रहा है, रूरल एरियाज हो चाहे, ठीक है, वहाँ पर भी ग्रोथ आ रही है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है कुछ की सेक्टर का, जैसे कि बैंकिंग हो गई, फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो गए, ट्रेड हो गए, एजुकेशन हो गया, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगेन एक जो है इंडिया का जो क्लाउड मार्केट है, ठीक है, वो एक्सपैंड हो रहा है रैपिडली, ठीक है। ई कॉमर्स और फिनटेक में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग e-commerce and fintech are playing a substantial role. So एक पॉलिसी सपोर्ट भी हमारे देश की सरकार ने डिजिटल ग्रोथ को किया है, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यूएस डब्ल्यूएचओ एग्जिट जेपरडाइजेस अफ्रीका। सो यूएस ने भले ही स्टेप जो है डब्ल्यूएचओ से बाहर आने का जो है लिया है, बट उसका इफेक्ट जो है अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये एक सिग्निफिकेंट कंसर्न हो जाएगा हमारे ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए। किसने बोला? डब्ल्यूएचओ। अफ्रीका की सीडीसी जो है या फिर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने बोला कि ये जो मूव है इनका, ये अफ्रीका की हेल्थ इनिशिएटिव को स्क्वीज कर देगा। फंडिंग शॉर्टफॉल अगर हो गई, ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ को भी अगर पास पैसा नहीं होगा तो बीमारियां जैसे कि एचआईवी और एड्स में जो क्रिटिकल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था वो कहीं ना कहीं बैक ट्रैक पर आ जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग की जो है अब गुहार लगाई जा रही है, ठीक है, टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग टू मिटिगेट द पोटेंशियल शॉर्टफॉल इन डब्ल्यूएचओ सपोर्ट। इम्पैक्ट इससे हेल्थ प्रोग्राम पर क्या होगा? जो मैनी पब्लिक हेल्थ officials in Africa highlighted the vital role of WHO has played improving health program delivery in the continent, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट में इसका बहुत जरूरी रोल था WHO का, और अगर इसके पास पैसा नहीं होगा तो इसकी पावर कम हो जाएगी। जॉइंट एक्शन प्लान इज एट रिस्क, ठीक है। सो अफ्रीका ने ये भी बोला कि हमारी जो सीडीसी है वो ये बता रही है अफ्रीका की कि जो जॉइंट एक्शन प्लान्स थे अब वो भी कहीं ना कहीं बैक ट्रैक पर आ जाएंगे। सो लास्ट आज हमारा आर्टिकल है क्रेन्स फ्लॉकिंग इन टू द हुला वैली, ठीक है। सो नॉर्दर्न इसराइल में हमारे पास एक ये क्रेन बर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं और ये इस समय अपने माइग्रेशन सीजन में हुला वैली में आकर के रुक जाती हैं, ठीक है। और ये खासकर हुला लेक नेचर रिजर्व में आके रुकती हैं। सिग्निफिकेंट नंबर है इनका, बहुत बड़ी संख्या में आती है, 80,000 से 90,000 क्रेन जो है हुला वैली में इस माइग्रेटिंग सीजन में आने की उम्मीद है। स्टॉप ओवर पॉइंट है ये हुला वैली, ठीक है, क्रूशियल स्टॉप ओवर पॉइंट है, और जहाँ पर ये रेस्ट करती हैं और अपने जो है थोड़ी बहुत फीड करती हैं ताकि अपनी जर्नी को पूरा कर सकें। एक नेचुरल वंडर ये है बिकॉज बर्ड्स हैं, नेचुरली सबको देखने में अच्छा लगता है। सो कई सारे बर्ड वॉचर्स एंड नेचुरल एंथुजियास्ट ये सब वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का द हिंदू एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे, आपके साथ एक नई एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।